नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही थी। डेली आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही थी और बीओ वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जीएस के पेपर में आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो यह डेली आंसर राइटिंग का 75वां पार्ट है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो आंसर राइटिंग कराई जा रही है उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए एक नया बैच टेलीग्राम पर स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो आज की आंसर राइटिंग है दोस्तों, उसमें 2 प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या आपका पेपर सेकंड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 149 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल या महान विचारकों की लाइन को आप लोग ऐड करिए, जिससे अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि जैसे कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, और जो चीज़ें हैं जैसे प्रश्न में एक लयबद्धता होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। जो अच्छे शब्द हैं उनको आप लोग अच्छे से अंडरलाइन भी करिए, जैसे जो अच्छे शब्दों का चयन करिए, प्लस जो अच्छे शब्द हैं जो कई शब्दों को, कई अर्थों को समेटे हुए हैं, तो उनको अंडरलाइन भी करिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रख के आप लोगों को 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं कि जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो इसी से संबंधित चीज़ों को देखना है। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की आयोग की जहाँ तक बात कही जाती है, तो अभी हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया है 2017। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो विधेयक है, तो 2017 का यह 2 अगस्त 2018 को पारित किया गया था और यह 123वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो और इसमें है क्या कि इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, 338 खा, एक नया से अलग से एक आर्टिकल जोड़ा गया। इसी के तहत राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण किया गया है संविधान में। ठीक है, और क्या है इसमें, जैसे एक पहले से था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं पृष्ठभूमि की। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि आयोग की संरचना क्या क्या है। तो आयोग की संरचना की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में हो या सेवानिवृत्त हो या कभी उससे पहले रहा हो। तो यह जो आयोग की संरचना है उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ध्यान रखिएगा, और पिछड़े वर्ग से संबंधित ज्ञान रखने वाले जैसे 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको पिछड़े वर्ग से संबंधित चीज़ों का ज्ञान हो। ठीक है, और इसमें कुछ महिला सदस्य भी होंगी। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे इसमें एक सचिव भी होगा। ठीक है, सचिव क्या करेगा, सचिव जो होगा जैसे केंद्रीय सचिव जितने भी होते हैं तो उन्हीं के समकक्ष होगा। और जैसे उसकी योग्यता के बारे में जहाँ तक बात करते हैं तो वह केंद्रीय सचिव हो भी सकता है और या पूर्व सेवानिवृत्त केंद्रीय सचिव हो। ठीक है, तो वो भी इस आयोग की संरचना में जो आयोग है, आयोग का गठन किया गया है, तो इसमें वह लोग भी शामिल हो सकते हैं, शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, जो लास्ट पार्ट है, 3 पार्टों में आप लोगों को अच्छे से बताना है। ठीक है, आयोग की जो शक्तियां हैं, जैसे आयोग की शक्तियों की जहाँ तक बात करते हैं तो उसमें क्या है, ये जो आयोग बना है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया है 2017 के विधेयक द्वारा, अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो है क्या कि इसमें आयोग की शक्तियों की जहाँ तक बात करते हैं तो यह जो आयोग होगा, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, तो ये स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति रखता है। मतलब जैसे मान लीजिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ कार्य करना है या कुछ भी सुझाव देने हैं या अन्य कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना है, तो इसको पूर्ण शक्ति दी गई है, स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति इस आयोग को दी गई है। अन्य चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई अन्य पिछड़े वर्ग जो लोग होते हैं वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उससे संबंधित अगर कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई बात आती है या कोई उपाय किया जाना है तो उस पर
उस चीज़ों पर निगरानी का भी अधिकार देने की बात कही गई है। और क्या चीज़ें कही गई हैं कि जैसे शक्तियों में जहाँ तक बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सलाह देना। जैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किस तरीके से उनका सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से विकास किया जाए, आय सृजन हो सके, ये सारी चीज़ों का प्रयास करेगा यह आयोग। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति है उसको हाजिर करना और उसका परीक्षण करना, उसकी परीक्षा करना। ठीक है। कि अगर जैसे मान लीजिए उस किसी भी जो आयोग है, आयोग के किसी भी सदस्य को लगता है या आयोग को लगता है कि हाँ इस व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए, ठीक है, कुछ कोई भी संबंधित मुद्दा है तो उस पर वह हाजिर करने के लिए कह सकता है, हाजिर होने के लिए कह सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है। ठीक है। और क्या है कि जैसे मान लीजिए देश भर में कहीं पर भी अगर पिछड़े वर्ग की शिकायतें हैं, ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा शिकायतें आ रही हैं तो उनकी सुनवाई यह करेगा। पिछड़े वर्ग की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनकी जांच करने का अधिकार इस आयोग को होगा। और अगली चीज़ क्या है, किसी भी दस्तावेज की खोजबीन कर सकता है, दस्तावेज की खोज कर सकता है, उसको आगे प्रोड्यूस करने की बात कह सकता है, मतलब जिनमें पिछड़े वर्गों का ध्यान देने की बात कही गई हो। ठीक है। और क्या इसकी शक्तियां हैं कि जैसे किसी भी अदालत या कार्यालय से, ठीक है, किसी भी अदालत या जो कार्यालय होता है, ठीक है, ऑफिस होता है, तो उससे सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग भी कर सकता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति का आप मुझे डेटा दीजिए। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा, ऐसी स्थितियों में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है तो इसको यह शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि किसी भी अदालत, किसी भी कोर्ट या ऑफिस से सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग कर सकता है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे साक्ष्य एवं दस्तावेज हेतु सम्मन जारी करना, कि जैसे किसी भी मुद्दे पर अगर व्यक्तियों या संस्थाओं से कहा जाता है, समूह से कहा जाता है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए या दस्तावेज प्रस्तुत करिए, तो उसके लिए सम्मन भी जारी कर सकता है। तो ये सारी की सारी आयोग की शक्तियाँ होती है। ठीक है। तो इन चीज़ों में हम लोगों ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना तथा शक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से देखा, उसके बैकग्राउंड को भी देखा, पृष्ठभूमि को भी देखा। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, एक 200 शब्दों में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए। ठीक है। यह इसके PDF दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो 2019 और 20 का जो बैच चल रहा है तो उसी में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 150 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है। प्रश्न को लिखने से पहले जैसे वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जिस समय आप लिखते हैं तो उस समय पैराग्राफ और पॉइंट्स जहां पर भी जो रेलेवेंट हो उसके अनुसार आप लोग लिखिए। ठीक है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ों को ऐड करते हुए अपने उत्तर को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ में जो आप प्रश्न लिखते हैं उसमें शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। शब्दों का चयन, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से करते हैं, तो देखिए अच्छे शब्दों का मतलब एक ही शब्द में कई चीज़ें जुड़ी हों, उसके अर्थ हों। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते थे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें समाज के अन्य तबकों की सामाजिक आर्थिक रूप और सांस्कृतिक रूप से जो चीज़ें चल रही होती हैं उन चीज़ों पे बात हो जाती है। ठीक है। तो कई शब्दों को मतलब एक शब्द जो होता है वो कई बातों को समावेशित किए होता है। ठीक है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो आप लिखते हैं उसमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है कि लयबद्धता यानी सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। एक लयबद्ध मतलब एक सही सीक्वेंस में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है। इस प्रश्न को दोस्तों 125 शब्दों में प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे की प्रमुख अनुशंसाओं को बताइए। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को जारी किया गया है। ठीक है। और डॉक्टर इसके अध्यक्ष जो हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को बनाया गया है तो उसके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता की रिपोर्ट के आधार पर इन चीज़ों को संचालित किया जा रहा है। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो चल रही थी, ठीक है, तो वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सारी चीज़ें संचालन में थी। ठीक है।
अब ये नई नीति लाने का उद्देश्य क्या है, रिपोर्ट में क्या चीज़ें कही गई हैं, कौन कौन सी अनुशंसाएं करी गई हैं, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो 1986 की 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, तो उसमें कुछ कमियां थी कि जैसे शिक्षकों की कमी हमारे देश में वर्तमान में अगर देखेंगे तो शिक्षकों की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है। तो उस कमी को पूरा करने की बात कही गई है। स्कूल जो ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा है कि बच्चे स्कूल को बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से सही किया जाए, और जो हमारे यहाँ अपर्याप्त पाठ्यक्रम है उसको किस तरीके से पर्याप्त किया जाए, कैसे हमारे यहाँ आधारभूत संरचना जो है उसको ठीक किया जाए, कैसे हम लोगों को नवीन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ों की अनुशंसाएं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में की गई हैं। तो अब कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं या अनुशंसाएं हैं। मुख्य मुख्य अनुशंसाओं को हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी इसी में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लिखना करेंगे तो आप पूरा निबंध लिख लेंगे इस पर, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की, ठीक है। तो अब देखिए मोटी मोटी बातों पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे इसमें बात कही गई है विद्यालय शिक्षा की बात कही गई है कि जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की बात कही गई है, जो अर्ली एजुकेशन जो होती है तो उसकी बात इसमें अनुशंसा की गई है कि जो बेस है, एक बच्चे का बेस जो होता है वो अर्ली एजुकेशन के माध्यम से ही चीज़ें आगे ठीक बढ़ती हैं, ठीक है। अगर आप बचपन से ही उसके अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति एक जागृत नहीं करेंगे, एक आदत में नहीं आएगा, तो आगे चीज़ें और भी दिक्कत में आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए जो समिति ने जो अनुशंसाएं की हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यालयी शिक्षा है उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की बात कही गई है। अगली चीज़ क्या है, आधारभूत संरचना एवं गणना क्षमता विकास। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, स्कूली सिस्टम का, ठीक है, जो आज की डेट में देखेंगे कि जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स के जो चीज़ें हैं और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी जो फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों पर जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी भी चीज़ें ठीक करी जाएँ। आधारभूत संरचना, जो आधारभूत साक्षरता है, आधारभूत साक्षरता है, जो बेसिक एजुकेशन जो होती है उसकी चीज़ों की गणना की जाए और किस तरीके से गणना करना है उसका भी विकास किया जाए, ठीक है। इसके साथ में भी आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाए। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में आप अगर देखते हैं तो बहुत बुरी स्थितियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। कहीं कहीं गवर्नमेंट स्कूल अब अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली जगह यही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखेंगे जाके तो आज भी वर्तमान में टाट पट्टी बिछाकर ही जो स्कूल है वो चलते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ, इन चीज़ों को सही करने की बात कही गई है। और ड्रॉप आउट जो रेशियो है, ठीक है, ड्रॉप आउट यानी छोड़ने वाले बच्चों की पुनः गणना करना, ठीक है, मतलब उनका पुनः समाकलन करना, उनको अलग अलग तरीके से स्कूल में एंट्री दिलाना जिससे वह जो बेसिक शिक्षा है वो ले सके। और जो ड्रॉप आउट रेशियो है या छोड़ने वाले बच्चों का जो अनुपात है उसको कम किया जा सके। कम कैसे किया जा सकता है, कम एक ही बेसिस पे किया जा सकता है। उनको मतलब हर तरीके से मोटिवेट किया जाए पढ़ने के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तो और इतने अच्छे जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो अच्छी दी जाएं, ठीक है। और जैसे जो फैमिलीज़ हैं जहाँ पर जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो वहाँ के जो माता पिता हैं उनको भी समझाने का, जागरूकता कार्यक्रम चलाने की भी आवश्यकता की बात कही गई है, ठीक है। अगली चीज़ क्या कही गई है, इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 है तो उसमें मसौदे की कुछ अनुशंसाओं में ये भी है कि जैसे राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम है एवं अध्यापन है, सभी चरणों में कुछ चरण बदले गए हैं। कि जैसे बुनियादी चरण की बात की गई है तो इसमें 5 वर्ष का बुनियादी चरण की बात की गई है, ठीक है। इसमें 3 वर्ष जो होगा प्राइमरी एजुकेशन होगी, जिसको मतलब अर्ली एजुकेशन कहा जाता है। स्टार्टिंग के 3 साल जब बच्चा बहुत छोटा होता है, खेलता है, ठीक है, प्री स्कूलिंग जिसको कहा जाता है, प्री स्कूल जो होते हैं बच्चों के लिए, और क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर बुनियादी शिक्षा को कहा गया है, ठीक है। तैयारी चरण, इनमें दूसरा चरण जो कहा गया है तैयारी चरण। तो तैयारी चरण की बात की जाती है तो 3 वर्ष इसका ड्यूरेशन अवधि रखी गई है। कक्षा 3, 4, 5 को तैयारी चरण कहा गया है। और माध्यमिक शिक्षा की बात कही है, माध्यमिक चरण कहा गया है 3 साल के लिए, 6, 7, 8। और इसके बाद उच्च चरण कहा गया है। उच्च चरण जो है आपका 4 वर्ष का होगा, 9, 10, 11, 12,
ठीक है। तो ये बातें कुछ कही गई हैं जो शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 आई है उसके अंतर्गत। और क्या है कि जैसे उच्च शिक्षा में जो संस्थागत जो संरचना है उसको पुनः संरचना की जाए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो हायर एजुकेशन होती है तो उसमें किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए और अधिकतर उदार शिक्षा, मतलब कम से कम पैसे में कम से कम नियम कानूनों का पालन करवाते हुए एक अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नए नए अच्छे प्रकार के जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका निर्माण किया जाए, जिससे जो मतलब जिन व्यक्तियों को पढ़ना है, जो जिन लोगों को हायर एजुकेशन लेनी है, वो अच्छे से ले सके, उनके सामने कोई समस्या ना आए। ठीक है, इसके साथ में और क्या है, रिसर्च पर भी उच्च शिक्षा में जो रिसर्च है उस पर भी ध्यान देने की बात कही गई है कि समय समय पर अनुसंधान होते रहने चाहिए हायर एजुकेशन में। ठीक है, अगली चीज़ क्या कही गई है, अगली चीज़ कही गई है शिक्षक प्रबंधन की बात कही गई है कि यहाँ पर जो योग्यता आधारित छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, योग्यता के आधार पर ही टीचरों का चयन किया जाना चाहिए। अभी भी वैसे ही तरीके से होता है, लेकिन इसमें और गुणात्मक जैसे जो क्वालिटीफुल एजुकेशन है उसको प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए अब आप लोग देखते भी होंगे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाते हैं। ठीक है, उनके वीडियोस भी वायरल हुए थे। ठीक है, तो उनको बेसिक एजुकेशन जो शिक्षक प्रबंधन है, जो टीचर्स मैनेजमेंट है, उसको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। और जो लीकेज हो रहे हैं, ठीक है, लीकेज को रोकना कि भाई कोई ना कोई डोनेशन या किसी माध्यम से एक टीचर बन जाता है, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है तो वो नहीं पढ़ा पाते। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि जैसे यहाँ पर शिक्षा कर्मियों की बात कही गई है कि जो शिक्षा कर्मी हैं, सहायक टीचर जो होते हैं, ठीक है, तो सहायक टीचरों की समाप्ति 2022 तक करने की अनुशंसा की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के तहत। और क्या कहा गया है कि जैसे जो एजुकेशन है, एजुकेशन में नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शिक्षा को प्रोवाइड करना, राष्ट्रीय शैक्षिक फोरम का विकास करना, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम का विकास करना, जिससे नई नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग शिक्षा में किया जा सके। उसमें ऑनलाइन शिक्षा हो गई, ऑफलाइन शिक्षा हो गई, हर तरीके से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, हर तरीके से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा सके। और क्या है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी एकीकृत करना। कहने का मतलब यह है कि जो विद्यालयों का पाठ्यक्रम है तो उसको अच्छी तरीके से एकीकृत किया जाना चाहिए और प्रौद्योगिकियों का उपयोग उनमें किया जाना चाहिए। अगली चीज़ क्या है, देश भर में नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशन डेटा स्थापित करने की बात कही गई। तो ये सारी की सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो अच्छे से आप लोग इसको लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।